तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सबसे लेंथी सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने कहा था कि भाई अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करता है तो उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एफ में करता है तो एफ ब्लॉक। तो इसी तरीके से अगर पी सब शेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारे 11th क्लास में आ जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। इस वजह से इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स को 6 ग्रुप्स के अंदर रखा गया है। ग्रुप नंबर 13 टू 18, जिसमें 11th क्लास में हम लोग ग्रुप नंबर 13 और 14 जो है वो पढ़ के आते हैं, और 12th क्लास में हमें ग्रुप 15, 16, 17 और 18 जो है वो पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है हमें एक एक करके इन ग्रुप्स को पढ़ना है। इन ग्रुप्स में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो, उसके बाद पर्टिकुलर एक एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार वो कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, उन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये सब जो है हम लोग एक एक करके इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखिएगा। द एलिमेंट्स द एलिमेंट्स इन विच last electron enters in elements in which last electron enters in p subshell are known as p block elements. P block elements. Next point, these p block elements are placed in these p block elements are placed in the modern periodic table, placed in the modern periodic table in the right hand side, in the right hand side from group 13 to group 18, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। देखो 13 से 18 के बीच में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। कमेंट करके बताओ। 13 से 18 के बीच में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। क्या लगता है, कमेंट करो। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि रखा तो ग्रुप 13 से 18 के बीच में ही है पर वो पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। नहीं आया किसी का भी जवाब। तो वही ऐसा एलिमेंट है तुम्हारा हीलियम। ठीक है, कृतिका और लिखा आगे जवाब। तो जो तूने लिखा है फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, उसके आगे लिख दो एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम।
हाँ जी। तो सबसे पहले हम लोग जो है ग्रुप 15 करने जा रहे हैं, तो आप सभी जन हेडिंग बना दीजिएगा। ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स, डैश लगा के लिखना नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 15 एलिमेंट्स, डैश लगा करके लिखो नाइट्रोजन फैमिली। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, मतलब इस ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है, वो है आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फैमिली। इसमें आने वाले एलिमेंट्स के नाम लिख लीजिए सबसे पहले। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर नाइट्रोजन। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर नाइट्रोजन, कॉमा फॉस्फोरस, कॉमा आर्सेनिक, कॉमा एंटीमोनी एंड बिस्मथ। एंड बिस्मथ। कृतिका का कमेंट आया बोर्ड क्लियर नहीं है। बाकी लोग भी कमेंट करके बताओ अगर बोर्ड क्लियर नहीं है तो। वीडियो क्लियर है या नहीं। क्लियर है कृतिका? तो शायद आपके इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, उसको देखिए। ठीक है। हाँ जी। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जिनका सिंबल है NPAS, SB और BI। ठीक है। तो इन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। इनके जनरल ट्रेंड्स, जनरल प्रॉपर्टी जो है उनकी बात करते हैं। और जो सबसे पहला जनरल ट्रेंड या जनरल प्रॉपर्टी हमें करनी है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 15 से लेकर के हम लोगों को 18 पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने हैं। जनरली जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NS2 और NP1 to 6। NP1 to 6। तो इसमें ग्रुप 13 एलिमेंट्स के लिए NP1 हो जाता है, ग्रुप 14 के लिए NP2 और ग्रुप 15 के लिए हो जाता है NP3। तो इसका मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 NP3। तो लिख लो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। The elements of group 15 have 5 electrons in the outermost shell. 5 electrons in the outermost shell and have electronic configuration of and have electronic configuration of NS2 NP3। NS2 NP3। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इनका, क्या ये कोई स्पेसिफिक स्टेबिलिटी वाला कॉन्फ़िगरेशन है? फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड में से किस कैटेगरी का कॉन्फ़िगरेशन है इनका? NP3। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड कैटेगरी का है, जो कि पार्शियली फिल्ड से ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो एलिमेंट्स है सारे के सारे आपको उनके कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। जैसे नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि पीरियड नंबर 2 है, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 2s2 2p3, फॉस्फोरस का 3s2 3p3, आर्सेनिक का हो जाएगा आपका 4s2 4p3, एंटीमनी 5s2 5p3
और बिस्मथ का हो जाएगा 6s2 6p3। फटाफट से लिख लो। लिख लिया क्या? ठीक है। तो दूसरा जनरल ट्रेंड, जो सेकंड जनरल ट्रेंड है, वो है इनका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। ये जो एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में रखे गए हैं। और जैसा आपको पता है कि अगर लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स है ये कोई बहुत ज्यादा बड़े एलिमेंट्स नहीं होते हैं। इन एलिमेंट्स को भी अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो एक ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाता है, तो इस वजह से जो एटॉमिक साइज है वो भी इनका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा इन द ग्रुप, इन द ग्रुप कॉमा the atomic size increases from top to bottom, from top to bottom due to increase in number of shells, due to increase in number of shells, increase in number of shells, full stop। अगली लाइन से लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से, when we go from nitrogen to phosphorus, the difference in atomic size is very large। Difference in atomic size is very large, but the difference in atomic size from difference in atomic size from from arsenic, arsenic to bismuth is very less, is very less। कोई रीजन बता सकता है? मतलब डाउन द ग्रुप जाने में साइज बढ़ तो रहा है, नाइट्रोजन से फास्फोरस पर जाते हो तो साइज बहुत ज्यादा बढ़ता है, पर उसके बाद आर्सेनिक से एसबी और एसबी से बीआई, यहाँ पर जंप करने पर साइज बढ़ता तो है पर बहुत ही कम बढ़ता है। आप में से क्या कोई इसका रीजन बता सकता है? नहीं, पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ है, पिछले चैप्टर पढ़ के आए हो आप। अभी भी नहीं? अगर पीरियोडिक टेबल को तुम देखो, आर्सेनिक से पहले आपका आता है जिंक, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और बिस्मथ जो है उसमें डी के साथ साथ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं।
तो इसका मतलब बिस्मथ में डी और एफ दोनों ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे, और इन ऑर्बिटल्स का शील्डिंग पावर जो है, जो शील्डिंग इफेक्ट जो है, वो बहुत पुअर होता है। पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है हम लोगों ने। और अगर शील्डिंग इफेक्ट जो है पुअर है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इस वजह से यहाँ साइज बढ़ता तो है, पर बहुत ज्यादा ना बढ़ करके बहुत थोड़ा ही बढ़ता है। तो जो आपने लिखा है फ्रॉम एस टू बी आई इज वेरी लेस ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ड्यू टू पुअर shielding effect of d and f orbitals d and f orbitals। इन सबके कोवलेंट रेडियस में बता रहा हूं, आप लोग वैल्यूज लिख लीजिए। इन सभी एलिमेंट्स के कोवलेंट रेडियस की वैल्यू। नाइट्रोजन का कोवलेंट रेडियस लिखिएगा बच्चों। नाइट्रोजन का कोवलेंट रेडियस है 70 पिकोमीटर, 70 पिकोमीटर। फास्फोरस का कोवलेंट रेडियस है 110 पिकोमीटर। आर्सेनिक का कोवलेंट रेडियस है 120 पिकोमीटर। एसबी का कोवलेंट रेडियस 140 पिकोमीटर। एंड देन बीआई बिस्मथ, इसका कोवलेंट रेडियस है 150 पिकोमीटर, 150 पिकोमीटर। तो ये हमारे पास में दूसरा जनरल ट्रेंड हमने किया, एटॉमिक साइज। अगला जो ट्रेंड हम लोग करने जा रहे हैं वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें देनी पड़ती है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। एटम जो है आइसोलेटेड मतलब अकेला होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है। तो इस कंडीशन में जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी एटम को, आप जो एनर्जी एटम को देंगे ताकि एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके, तो आप इसे बोल देते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेशन लिख लो, इस ग्रुप में लिखवाऊंगा डेफिनेशन, बाकी और फिर जितने भी ग्रुप आएंगे उनमें नहीं लिखवाऊंगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron, to remove an electron from the outermost shell, from the outermost shell of an isolated gaseous atom, of an isolated gaseous atom is called ionization enthalpy। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी दो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि पहला तो है एटॉमिक साइज। साइज जितना छोटा होता है,
न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है। और अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रोंगर होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी ज्यादा ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो साइज जितना छोटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा। और दूसरा, ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पर। अगर कोई एटम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें और वो अनस्टेबल हो जाए। तो इस कंडीशन में वो अपोज करता है, तो मतलब अब आपको एनर्जी जो है वो ज्यादा देनी पड़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो एलिमेंट्स की देखने को मिलेगी। तो इसमें लिखिएगा अगली लाइन से, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द वैल्यू ऑफ ionization enthalpy of the members of group 15 of the members of group 15 is very high, is very higher, is very large करना है, काम करना, is very large than the members of carbon family, members of carbon family, due to smaller size and more stable half-filled electronic configuration. अगली लाइन से लिखिएगा, in a group in a group when we move from top to bottom, more stable electronic configuration था। हाँ जी, in a group when we move from top to bottom, comma, ionization enthalpy decreases, ionization enthalpy decreases because size of the elements increases, size of the elements increases। तो एक ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता चला जाता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो घटती चली जाती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद में जो नेक्स्ट अगला ट्रेंड है जो हमें करना है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है पावर टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो कोई कोवलेंट बॉन्ड बना चुका है, उस पूरे इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की ताकत कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिखो डेफिनेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है पावर टू अट्रैक्ट, पावर टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर of electrons is called electronegativity of the atom।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। अब इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ खींचना है तो सीधी सी बात है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में दूरी, डिस्टेंस जितना कम होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्योंकि इन एलिमेंट्स का साइज छोटा होता है तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो काफी ज्यादा होती है। लिखिएगा, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू of 15th group elements of 15th group elements are higher than 15th group elements are higher than 14th group elements, 14th group elements of the corresponding period of the corresponding period due to smaller size, due to smaller size of group 15 elements, due to smaller size of group 15 elements, group 15 elements। वैल्यूज बता रहा हूं मैं, आपको वैल्यूज लिखनी है। ये वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है सभी एलिमेंट्स के लिए। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, फास्फोरस 2.1, आर्सेनिक 2, एंटीमनी और बिस्मथ इन दोनों के लिए ही वैल्यू है 1.9, क्योंकि यहाँ सेम कॉन्सेप्ट है। बिस्मथ में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, जिसकी वजह से इन दोनों का अप्रोक्सीमेटली जो साइज में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग क्या होती है, सेम। लिखिएगा, इन अ ग्रुप व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन अ ग्रुप व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कॉमा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases, electronegativity decreases due to increase in atomic size, electronegativity decreases due to increase in atomic size। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद अगला ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये वो एनर्जी में चेंज है जो तब आता है जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक रहे थे, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए आप एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर रहे हैं। तो पहले तो डेफिनेशन लिखिएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, द एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस, the energy change taking place during addition of one electron, during addition of one electron in the outermost shell, in the outermost shell of an isolated gaseous atom,
of an isolated gaseous atom is called electron gain enthalpy. Is called electron gain enthalpy. तो ध्यान रहे, प्रोसेस एक्सोथर्मिक अगर होता है मतलब एनर्जी रिलीज होती है तो वैल्यू जो है एनर्जी की चेंज की वो नेगेटिव में आती है, और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उस केस में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आती है। मतलब अगर नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मतलब नॉन मेटालिक हुआ, साइज छोटा हुआ। और अगर यही वैल्यू पॉजिटिव में है इसका मतलब ये है कि आपका एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, मतलब वो मेटल मेटल हुआ, उसका साइज जो है बड़ा हुआ। तो मतलब जो छोटे हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा से ज्यादा होती चली जाती है, और जो बड़े हैं उनकी यही वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा से ज्यादा होती चली जाती है। लिखिएगा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of these elements of these elements is very is very low due to their more stable half filled electronic configuration. Their more stable half filled electronic configuration, अगली लाइन से लिखिएगा, in the group when we move from top to bottom, when we move from top to bottom, the value of electron gain enthalpy, the value of electron gain enthalpy increases in positive, increases in positive or decreases in negative, increases in positive and decreases in negative, decreases in negative। तो आफ्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास करने के लिए जो ट्रेंड है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक मास जो है वो बढ़ता चला जाता है। एटॉमिक मास जैसे ही बढ़ता है वंडरवॉल फोर्सेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और वंडरवॉल फोर्सेस के बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है। पर एसबी से जब बीआई पर आप जंप करते हैं, एंटीमोनी से बिस्मथ पर, तो सडनली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाता है, सडनली डिक्रीज कर जाता है। उसका रीजन जो है वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखा हुआ छुपा हुआ है। जितनी ज्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं उतनी ही ज्यादा ये बॉन्ड बनाते हैं, और सीधी सी बात है जितनी ज्यादा बॉन्ड बनेंगी उन्हें तोड़ने के लिए एनर्जी या टेम्परेचर आपको ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये उनके
ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बॉन्ड उतनी ही ज्यादा बनेंगी और मॉलिक्यूल आपका उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जैसे ही आप एसबी से बीआई पर आते हैं, सडनली ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ना दिखा करके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना शुरू कर देते हैं। इसका रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट है, जो हमने 11th में पढ़ा था। इसे मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा और आपको लिखवाऊंगा। पर जब हम लोग इनका ट्रेंड पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का, वहीं पर मैं इसको लिखवाऊंगा। यहाँ पर तो बस आप बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में रीजन लिख देंगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड नहीं होते, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते और नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो घट जाती हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में लिखिएगा। द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट increases down the group due to increase in atomic mass, due to increase in atomic mass and increase in atomic mass and magnitude of van der Waals forces. Magnitude of van der Waals forces. van der Waals forces. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। however the unexpected however the unexpected decrease in melting points unexpected decrease in melting point of SB and BI, antimony and bismuth, is because of their tendency to form +3 oxidation state instead of +5 oxidation state instead of +5 oxidation state due to inert pair effect। अभी बस आप इसका नाम लिख लो, due to inert pair effect। inert pair effect। अगला ट्रेंड है आपका एलोट्रोपी। नेक्स्ट ट्रेंड इज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या है? प्रॉपर्टी है। कौन सी कैसी प्रॉपर्टी? जब एक सेम एलिमेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या फॉर्म दिखाने लग जाए, तो उसके स्ट्रक्चर्स और फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से वो कई अलग अलग टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाने लग जाता है, पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो एलोट्रोप्स क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स हैं सेम एलिमेंट के, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है पर
केमिकल प्रॉपर्टी जो, सॉरी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, पर फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि इनका शेप वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में कार्बन के लिए पढ़ा होगा, कार्बन के एलोट्रॉप्स थे कोल, डायमंड, आपका फुलरीन, ग्रेफाइट एटसेट्रा। लिखिएगा, एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ, एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ, मतलब जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है, नाइट्रोजन एंड बिस्मथ, कॉमा, all other elements show allotropy, all other elements show allotropy, show allotropy, मतलब बचे ही तीन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। लिख लो इनके बारे में। फास्फोरस के एलोट्रोप्स लिखो। फास्फोरस के एलोट्रोप्स हैं व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। आर्सेनिक के लिखिएगा, येलो आर्सेनिक एंड ग्रे आर्सेनिक, येलो आर्सेनिक एंड ग्रे आर्सेनिक। और फिर एंटीमोनी के लिखिएगा, येलो एंटीमोनी, दूसरा है सिल्वर एंटीमोनी, और तीसरा है ग्रे एंटीमोनी, ग्रे एंटीमोनी। पर ये एलोट्रोप जो है ये अपने सिलेबस में नहीं है, बस ये उनके नाम और उनके कलर के बेसिस पे दिए गए हैं, ठीक है। तो एलोट्रोप्स, अच्छा ये तो एलोट्रोप्स कहलाते हैं, और जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोप्स की डेफिनेशन लिख लो, different forms of same element, different forms of same element, same element having same, having same physical properties, same physical properties and different chemical properties, and different chemical properties are called allotropes, are called allotropes, and the property is called allotropy. And the property is called allotropy. तो एलोट्रॉपी के बाद नेक्स्ट ट्रेंड जो हमें करना है इनके लिए वो है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन स्टेट भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो अगर इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन पर जाए NH2 NP3, तो बच्चों उसमें NS ऑर्बिटल के अंदर तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड, और NP3 p ऑर्बिटल जो है उनमें तीन इलेक्ट्रॉन है और तीनों के तीनों अनपेयर्ड हैं। तो इस कंडीशन में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड बनाने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर ले या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। तो इस कंडीशन में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 या फिर +5 जो है वो बन जाती है। -3 या फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाती है -3 या फिर बन जाती है +3, क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद हैं। फिर जो NP ऑर्बिटल है इसके बाद में D ऑर्बिटल भी पड़ा है, पर वो खाली है, तो जब जरूरत महसूस होती है तो जो NS
एस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये उस डी सब शेल के अंदर क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, और जब ये जंप कर जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा 5। मतलब अब वो 5 बॉन्ड बना सकता है और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है इनकी +5। तो लिखिएगा द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 शो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरियस oxidation states from -3 to +5, from -3 to +5। अब वैसे इनकी वैलेंसीज वगैरह -3 ही ली जाती है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें वो कौन एलिमेंट है जो कि -3 की सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल किस एलिमेंट के केस में होगी, कमेंट करो अपने आंसर को। तो हिमांशी ने कमेंट किया है और ये जवाब एकदम ही गलत है। -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेना। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेना है मतलब आपका एलिमेंट होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो है नाइट्रोजन। तो इस वजह से नाइट्रोजन जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में शो करेगा। बाकी जो है उनमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज होती चली जाएगी। तो लिखिएगा out of the 15th group elements, out of the 15th group 15th group elements, nitrogen have maximum tendency to show -3 oxidation state, -3 oxidation state, -3 oxidation state due to highest electronegativity in the group 15, highest electronegativity in the group 15। अगले आंसर लिखिएगा on moving down the group the stability of on moving down the group the stability of -3 oxidation state, stability of -3 oxidation state decreases, -3 oxidation state decreases due to increase in atomic size, due to increase in atomic size and decrease in ionization enthalpy, increase in atomic size and decrease in ionization enthalpy, decrease in ionization enthalpy। अगली आंसर लिखिएगा on moving down the group the metallic character increases, on moving down the group the metallic character increases, therefore metallic character increases, therefore oxidation state from +3 to +5, oxidation state from +3 to +5 becomes more stable, +3 to +5 becomes more stable,
मोर स्टेबल। जैसा आप डायग्राम में एक बोर्ड पे देख रहे होंगे कि +3 और +5 दिखाने के लिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन सी कंडीशंस हैं। पर +5 दिखाने के लिए बच्चों डी ऑर्बिटल भी होना चाहिए, तभी तो आपका s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर पाएगा और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। पर जिनके पास में डी ऑर्बिटल ही ना हो, वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा नहीं सकता नॉर्मल कंडीशंस में, जो कि यहां पर होता है। कौन सा एलिमेंट, कमेंट करो जल्दी, कौन सा एलिमेंट है इनमें से जो कि डी ब्लॉक, जिसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता। ग्रुप 15 में वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें डी सबशेल नहीं होते हैं? वो है नाइट्रोजन। तो इस वजह से नाइट्रोजन जो है वो -3 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, पर +5 नहीं। लिखिएगा, नोट बना के लिखना है, काम करो, नोट बनाओ और नोट में लिखिएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ vacant d orbitals, nitrogen cannot expand its octate and rarely show +5 oxidation state। और जो 2 स्ट्रक्चर ऑर्बिटल्स के मैंने बनाए हैं वो आप लोग बना लो, और अपनी आज की क्लास जो है वो यहीं पर ओवर होती है।